आज हम तौलिए उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखी ये एकांकी का वर्णन करेंगे। इसमें जैसे तौलिया है, ये आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। तो इसमें क्या किया है नाटककार ने, आधुनिक शिष्टाचार की कृत्रिमता को दर्शाया है कि आधुनिक मतलब आजकल जो शिष्टाचार चल रहा है, आजकल जो व्यवहार किया जा रहा है, उसके ऊपर ये बनाई गई एकांकी है, जिसके चलते मधु खुलकर हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती। यहाँ तक कि अपने पति बसंत के जीवन में भी उसने अपने उस व्यवहार में घुटन पैदा कर दी है। किसने? मधु ने। ठीक है। इस एकांकी से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी सभ्यता का अन्यायपूर्ण हमारे लिए उपयुक्त नहीं, यह हमारी नैसर्गिक प्रवृत्तियों पर आघात कर जीवन को विषम बनाता है। मतलब वो बता रहे हैं कि हमको पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे जो मेन पात्र है वो क्या है, और हमने इसका सारांश लिया और इसी तरह हमने दूसरी क्लासेस भी बनाई है, ऑल लेसन के क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन किए हैं। तो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं आगे। तो तौलिए जो एकांकी है या नाटक है, उसमें कौन कौन से पात्र हैं? एक बसंत है जो फर्म का मैनेजर है, मधु बसंत की पत्नी है, सूरो और चिंती मधु की सहेलियाँ हैं, सूरो और चिंती। मंगला जो है वो घर की नौकरानी है। ठीक है, देखते हैं। तौलिए तौलिए एकांकी की कथा का निर्माण एक छोटी सी बात को लेकर हुआ था। बसंत यह मानता है कि एक तौलिए का उपयोग कई व्यक्ति कर सकते हैं, जबकि उसकी पत्नी मधु सफाई के सिद्धांत से प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग तौलिया रखना चाहती है। ठीक है ना। तो ये बसंत क्या कहता है कि एक ही तौलिए से हम सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, पर जो मधु है वो क्या कहती है कि हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना तौलिया होना चाहिए। बसंत हजामत बनाकर मदन के तौलिए से मुंह पोंछने लगता है। बसंत क्या करता है, हजामत करा के मतलब शेविंग करके क्या करता है, मदन के तौलिए से मुंह पोंछता है। मधु उसे दूसरे के तौलिए के उपयोग से रोकती है और दोनों में विवाद छिड़ जाता है। बसंत का कहना है कि ऐसे शिष्टाचार से जीवन का सुख और पारस्परिक प्रेम कम हो जाता है। वो बसंत क्या कह रहा है कि अगर आप सब जने के अलग अलग तौलिए होंगे तो ऐसे क्या होगा, हमारे अंदर प्रेम भावना नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर कोई अपना अपना यूज़ करने लगेगा। तो यह शिष्टाचार मात्र एक ढोंग है और दिखावा है। बीमारियों से सुरक्षा केवल सफाई से नहीं होती, बल्कि शरीर और मन की भीतरी शक्तियों से भी होती है। कौन कहता है ये कि बीमारियों से सुरक्षा कैसे होती है? सिर्फ सफाई से नहीं होती, आपके शरीर और मन की भीतरी शक्तियाँ हैं, उससे बीमारियों का इलाज होता है। बचपन से वे 6 भाई थे और एक ही तौलियों से बदन पोंछते थे, किसी को कोई बीमारी नहीं थी। अब देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, एक ही टॉवेल होता था और सारे के सारे बच्चे उसी से ही मुंह पोंछते थे, हाथ पोंछते थे, किसी का भी टॉवेल अलग नहीं होता था। वह बताता है कि मधु के आने से पहले वह अपने मित्रों से जाड़ों के दिने में मिला था और एक ही चारपाई पर बैठकर घुटनों तक रजाई ओढ़कर बातें करता था। अब वे मित्र अलग अलग अपरिचित थे से कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, इसमें आत्मीयता समाप्त हो गई है। अब वो मित्र क्या करते हैं, अभी आजकल कुर्सियाँ आ गई और पहले के ज़माने में चारपाई होती थी, सब मित्र एक ही चारपाई में एक ही कंबल ओढ़ के मस्ती करते रहते थे, और अब अलग अलग चेयर पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कोई अपरिचित सा बैठा है। ठीक है। मधु इसे गंदी आदत मानती है। वह दूसरे के तौलियों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझती है। वह अपने बिस्तर पर किसी को पाँव नहीं रखने देती है। यह विवाद इतना बढ़ता जाता है कि पति पत्नी में कटुता उत्पन्न होती है। मधु अपने पिता के घर रहने के लिए चली जाती है। उसी समय बसंत को अपने कार्यालय में काम करने के लिए 2 महीने के लिए बनारस जाना पड़ता है। तो देखो छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो पति पत्नी के मन में मुटाव पैदा करती है। पत्नी अपने घर चली जाती है पियर में, और जो बसंत है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है बनारस में। तो आपको समझ में आया कि तौलिया क्या है? तौलिया मतलब पहले क्या करते थे, सब लोग एक ही तौलिया यूज़ करते थे और अब सबके अलग अलग तौलिए हैं। मधु और बसंत की बारे में उपेंद्र नाथ अश्क समझा रहे हैं। अश्क मीन्स क्या होता है आपको पता है? अश्क मीन्स होता है आंसू। ये क्वेश्चन आया है इसमें कि अश्क का मीनिंग क्या होता है। अश्क मीन्स होता है आंसू।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ कथानक में एक नाटकीय मोड़ उत्पन्न होता है। मधु समझती है कि उसका पति उससे नाराज होकर चला गया है, इसलिए वह अपनी आदतों को बदलना चाहती है। उसे कुछ सफलता भी मिलती है। इस परिवर्तन को दूसरे दृश्य में मधु की बचपन की सहेलियाँ चिंतो और सूरों के आगमन और वार्तालाप द्वारा दिखाया गया है। अब मधु को नहीं पता है कि जो बसंत है वो क्यों चला गया है। उसको लगता है कि वो मेरे से नाराज़ हो गया है, जबकि उसका तो ट्रांसफ़र हो गया था। तो उसकी सहेलियाँ चिंतो और सूरो, क्या नाम है उनका, मधु की सहेलियों का, चिंतो और सूरो, वो आपस में बातें करती रहती हैं। दोनों सहेलियाँ मधु को चारपाई के साथ बैठकर बातें करती हैं, वही चाय पीती है और एक ही तौलियों से मुंह पोंछती है। अब गाँव में भी ऐसा ही होता है कि एक ही चारपाई पे बैठ जाएंगे, मस्ती करेंगे, उसी तौलिए से मुंह पोंछेंगे। इसी समय बसंत आ जाता है और मधु के स्वभाव परिवर्तन से बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह मधु से प्रेम पूर्वक बातें करता है। मधु समझ जाती है उसका पति उससे बिल्कुल नाराज़ नहीं है। अतः फिर उसे उसकी पुरानी सनक जाग उठती है, मतलब वो पहले की वैसी हो जाती है कि मेरा पति नाराज़ नहीं है। पति पत्नी में फिर तौलियों को लेकर विवाद छिड़ जाता है। इसी बिंदु पर एकांकी समाप्त हो जाती है। मतलब एक ही बात को ले लेके बार बार विवाद होता है। तो इस एकांकी की जो कथा वस्तु है जीवन की वास्तविक यथार्थता से ग्रहण की गई है। मतलब आजकल की यथार्थ मतलब क्या होता है, एक सच्चाई, ठीक है ना। अश्क प्राय अपने भोगे हुए जीवन के अनुभवों के क्षेत्र में एकांकियों के लिए वस्तु का चुनाव करते थे। अब कोई भी राइटर जो होगा ना, अगर वो लिखेगा तो वो अपने बारे में ही लिखता है, वो उसके साथ जो बीत चुकी होती है वही लिखता है। तौलियों का कथानक भी इसका अपवाद नहीं। कथानक एक ही ड्राइंग रूम में घटित हुआ है और एकांकी में 2 दृश्य बताए हैं, जिसमें 2 महीनों का अंतराल है। तो एकांकी में कितने दृश्य हैं, 2 दृश्य हैं और दोनों दृश्यों में अंतराल बताया है 2 महीने का। किंतु कथा संगठन इस कौशल से किया गया है कि यह अंतराल खटकता नहीं है। अतः मधु के चरित्र के को जैसा का तैसा हो जाने में नाटकीय सौंदर्य निखर आया है। ठीक है, अब इसमें हमने पात्रों का चरित्र चित्रण किया है कि पात्र कैसे थे। तो चरित्र चित्रण की दृष्टि से मधु और बसंत दोनों ही जीवन प्रांत है, पात्र है। दोनों के चित्रण में मनोवैज्ञानिक गहराई है। मतलब क्या बता रहे हैं कि दोनों को ही जीवन जो है, दोनों का ही जो एकांकियों के बारे में बता रहे हैं, दोनों कैरेक्टर के बारे में, तो उनको पढ़कर ऐसा लगता है कि हम अपने ही घर के बारे में बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे जो गांव में लोग रहते हैं, दादा दादी नाना नानी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों के चित्रण में मनोवैज्ञानिक एक गहराई है। मधु उच्च वर्ग के संस्कारों से पीड़ित है, सफाई के संस्कार उसमें सनक की सीमा तक पहुंच गए। मतलब वो सफाई से लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, इसलिए वो चाहती है कि मेरे कहे अनुसार सब कुछ हो। अपने पति की इच्छा अनुसार वह अपने को बदलने का प्रयास करती है, किंतु बदल नहीं पाती। बचपन के संस्कार और आदतें जीवन भर रहती है। नाटक के अंत में मधु के चरित्र में इसी सत्य की ओर संकेत किया गया कि आपकी जो बचपन की जो आदतें रहती है, जो संस्कार रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। आपने नोटिस किया होगा कि आपके जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो आदतें होती है, आपके भाई की जो आदत होगी वो वैसी की वैसी रहेगी, या आपकी खुद की जो आदत होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। बसंत खुली और आडंबरहीन जिंदगी जीने वाला पात्र है, उसमें किसी सनक के प्रति विश्वास नहीं है। ठीक है, एकांकिका ने इस नाटक में व्यक्त किया है कि अपने को सनक से बांधते चले जाना जिंदगी की सीधी सादी खुशियों से वंचित कर देना है। यदि हम चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, तो हम जीवन की खुशियों से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। अब समझ लीजिए कि आप आपके फ्रेंड्स सब जने मिलके कुछ खाने गए। अब आप बोलोगे कि नहीं मैं एक ही प्लेट में नहीं खाऊंगा, एक ही चम्मच से नहीं खाऊंगा, तो आप खुशियाँ मस्ती उनसे वंचित रह जाते हैं। अतः आवश्यक है कि जिंदगी को महत्वहीन बातों से आक्रांत होने से बचाना चाहिए। संकल्प त्रय द्वेष काल और कार्य का भी उचित निर्वाह हुआ है। अभिनेता की दृष्टि से अत्यंत सफल एकांकी है और इसके संवाद अत्यंत स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। अब देखिए, अगर इसमें कोई चरित्र चित्रण आ रहा है तो बसंत कैसा था, मधु कैसा था, तो मधु कैसी थी, तो आप बता सकते हैं कि बसंत संकोची स्वभाव का नहीं था, वह सारी चीज़ों को शेयर करता था और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाता था तो एक साथ बैठते थे, चाय वगैरह पीते थे सब। और इसके विपरीत मधु जो थी वो सफाई के सिद्धांत को मानती थी और अपने अपनी चीज़ों को अलग अलग रखती थी। ठीक है ना। और जो पत्नी है वो सफाई पसंद थी, पति को लगता था ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं,
ये ढोंग है। शरीर और मन की भीतरी शक्तियाँ भी हमें बीमारी से बचाती हैं, ठीक है ना। और मधु उसको क्या मानती थी, गंदी आदत मानती थी। तो आप इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं तो आपको फुल मार्क्स आएंगे। और अगर हम इसमें थोड़ा राइटर के बारे में लिखेंगे कि जो ये एकांकी है तौलिए, इसके जो लेखक थे उपेंद्र नाथ अश्क, ये उसके द्वारा लिखी गई है। पहले उपेंद्र नाथ अश्क उर्दू में लिखते थे। ये भी एक क्वेश्चन है कि उपेंद्र नाथ अश्क पहले कैसे लिखते थे। तो आजकल आप इलाहाबाद में पुस्तक प्रकाशन कर रहे हैं, कौन, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपको ये कहानी या एकांकी कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक्स।